Hello class, once again I am back with my new video for science class. Today I am going to take the new topic, that is test for hydrogen. In the previous classes or previous video I have taught you about the physical property of metal and non-metal as well as chemical property of metal and non-metal. Generally I have told you the chemical property of metal, and most of the chances in most of the reaction of metal with the chemical property of metal, you come to know, you come across with the production of hydrogen. So how can we drug the presence of hydrogen in any reaction? हमने अब तक आपको पढ़ाया है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल में, स्पेशली मेटल की प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में हमने ये पाया कि कुछ रिएक्शन ऐसे थे जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, बाहर रिलीज हो रही थी प्रोडक्शन के बाद। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हाउ कैन वी से दैट इट इज हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, वो क्या होता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें से जो भी गैस बाहर निकल रही है, जैसे सपोज है कि क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, अगर इसमें सपोज करो कोई गैस बाहर निकल रही है, ठीक है, वह हाइड्रोजन है नहीं है, इसका पता करने के लिए हम इसके ऊपर लाइटिंग मैच स्टिक रख देते हैं। यानी अगर किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो माउथ होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब का, उसके मुंह पर क्या करते हैं, लाइटिंग जलती हुई मैच स्टिक तीली ला कर देते हैं। अगर वो हाइड्रोजन गैस होगी तो वो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बर्न करना फूटेगा और पॉप साउंड करेगा। पॉप अप साउंड के साथ क्या होगा, फूटेगा, पट पट के आवाज के साथ क्या जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है। पॉपिंग साउंड या पॉप अप साउंड के साथ, पॉपिंग साउंड के साथ क्या होगा, वो ब्लास्ट होगा, मतलब पॉप अप साउंड के साथ वो फट जाएगा। क्लियर। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग इसी तरह होता है कि किसी भी गैस टेस्ट ट्यूब के अंदर से कोई गैस निकला हुआ हाइड्रोजन है या नहीं है, इसका पता करने के लिए हम इसको मुंह पर क्या करते हैं, जलती हुई लाइटर या मैच स्टिक रखते हैं, और वो साउंड पॉप अप किया तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अगर नहीं किया तो हाइड्रोजन गैस नहीं होता, तो कोई और गैस होगी। क्लियर। अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हमने ये देखा कि ज्यादातर मेटल जो है वह एसिड के साथ रिएक्शन करती है। यानी अगर एसिडिक नेचर का कोई फूड है, अगर उसको मेटल कंटेनर में रखते हैं तो देन इट इज हजार्डस। अगर कोई भी इडेबल थिंग जो कि एसिडिक नेचर रखता है, यानी खाने में खट्टा हो, अगर उसको हम किसी मेटल की चीज में रखते हैं तो वो नुकसानदेह रहेगा। क्या रहेगा, नुकसानदेह रहेगा, क्योंकि वो खराब कर सकता है उसको। इसीलिए जितने भी खट्टी वाली चीजें होती हैं उनको हम मेटल में नहीं रखना चाहिए। उसको रखने के लिए ग्लास, शीशा जो आता है ना कांच का, ठीक है, कांच के बने हुए सामान को या प्लास्टिक का फाइबर बने हुए सामान में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर खाने वाली चीजों को इसमें रखोगे मेटल में, तो मेटल साथ रिएक्शन करेंगे और उससे जो साल्ट बनेगा, जो भी कुछ बनेगा, वो पॉइजनस होगा, जहरीला होगा, और उसको हम खाते हैं तो क्या जाएंगे, मर जाएंगे। कुछ मेटल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं करते हैं, लेकिन एसिड के साथ रिएक्शन सभी करते हैं, ठीक है। इसीलिए अचार वगैरह को रखने के लिए हम शीशे का बोयाम जो आता है, कंटेनर, उसका यूज करते हैं, या प्लास्टिक का। हम उसको किसी भी आयरन पीस में या स्टील के बने हुए बर्तन में नहीं रखेंगे। स्टील के बर्तन में आप रख दोगे तो कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाए, रिएक्शन करके, ठीक है। तो आप इस चीज़ का अवॉइड करोगे। खाने वाली चीज़ों को कभी भी, स्पेशली जो खट्टी चीज़ होती है, उनको कभी भी आप मेटल के बने हुई चीज़ों में नहीं रखोगे। हाँ, खाते वक्त इसके क्या है, अब कहोगे सर थाली में तुम खाना खाते हैं, अचार भी खाते हैं, उसमें दही भी खाते हैं, तब तो नुकसान करना चाहिए, तो इतना जल्दी वो रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर। क्योंकि जो एसिड है वो रहता है फूड में, वो बहुत वीक होता है, लंबे समय के बाद रिएक्शन करेगा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, ऐसा कुछ रखने के बाद होगा, ठीक है, खराब होगा, या 1-2 दिन, 2-4 रोज के बाद होगा, तुरंत रखने पर तुरंत नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग फिर से
अगर बात एक बार करें केमिकल प्रॉपर्टी की, उसमें हमने ये देखा कि कुछ ऐसे मेटल थे जो एसिड के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत स्लो कर रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो रिएक्शन कर ही नहीं सकते थे। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया कि जब मेटल का रिएक्शन हम करा रहे थे किसी भी चीज के साथ, तो कुछ ऐसे थे जो बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहे थे, जैसे वाटर साथ। वाटर साथ रिएक्शन देखोगे, कुछ मेटल ठंडे पानी के साथ किए थे, कुछ मेटल हॉट वाटर के साथ किए थे, और कुछ मेटल स्टीम के साथ किए थे। इसका मतलब हुआ कि हर एक मेटल का अपनी खुद की अलग नेचर होती है, ठीक है, यानी कुछ बहुत फास्ट करेंगे, कुछ बहुत स्लो करेंगे। इस तरह से हम उनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। उनके हम रिएक्शन के हिसाब से कौन फास्ट कर रहा है, फिर उससे स्लो, फिर उससे स्लो, फिर उससे स्लो, लास्ट में सबसे स्लो, ठीक है। इन सब के हिसाब से हम उनको क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है रिएक्टिविटी सीरीज, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी पावर, इसका रिएक्टिविटी सीरीज। जब किसी मेटल को हम जब मेटल्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उनके रिएक्टिंग क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, रिएक्टिंग क्वालिटी के हिसाब से, तो वह डिसेंडिंग ऑर्डर जो पूरा बनता है उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अगर देखा जाए पूरी रिएक्टिविटी सीरीज का जो नेमिंग होता है कुछ इस तरह होता है। सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, बुक में आपने दिया होगा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, क्लियर। आफ्टर दैट एल्युमिनियम, जिंक, लीड, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये हमारे क्या मेटल्स हैं। तो सबसे तेज कोई रिएक्शन करता है पोटेशियम, उससे स्लो सोडियम, उससे स्लो कैल्शियम, उससे स्लो मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर निकेल, फिर टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। हाइड्रोजन से जितने नीचे होते हैं, ठीक है, वो जनरली रिएक्शन नहीं करते ज्यादा, ठीक है। बहुत रेयर कंडीशन जब बनता है, बहुत अजीब ढंग की कंडीशन तैयार करते हैं, ठीक है, तब वो करता है। हर एक कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ऊपर वाले जितने भी इधर थे वो तो किसी भी कंडीशन में पाएंगे रिएक्शन कर देंगे। ठंडा रहे, गर्म रहे, डाइल्यूट रहे, कंसंट्रेटेड फॉर्म रहे, बाकी जैसे भी टाइप का रहेगा, सबके साथ वो रिएक्शन करने को तैयार होते हैं। बट नीचे जैसे जाते हैं हमें किस कंडीशन स्पेशल करनी पड़ती है, ठीक है। अगर देखोगे तो जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है, नीचे की तीन की बात करें, सबसे लोएस्ट में प्लेटिनम। अगर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम की बात करें तो इनसे हम ऑर्नामेंट या ज्वेलरी बनाते हैं, गहने बनाते हैं पहनने के लिए। औरतों को जिसे बनता है ना, और मेल्स को भी बनता है, गले का, हाथ में रहेगा। तो क्यों बनाया जाता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम पर? क्यों ऊपर वालों के साथ बनाया जाता है? ऊपर वालों के साथ इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि वो रिएक्शन करते हैं, एयर के साथ रिएक्शन करेंगे तो उनके ऊपर एक लेयर होगी जिसके चलते वो बहुत जल्द क्या होंगे, अपनी लस्टर जो चमक होगी वो क्या करेंगे, खो देंगे। दे विल लॉस देयर लस्टर इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बट इन द केस ऑफ सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, और यू मे से दे नॉन रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, एक जाए कर सकते हो, नॉन रिएक्शन करते नहीं है। दैट्स वाई दे डोंट लॉस देयर लस्टर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी कारण से वो लंबे समय तक अपनी चमक को बरकरार रखते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होती हैं। तो जो रिएक्टिविटी से जो काफी इंपॉर्टेंट रखती है, इसके हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि जब रिएक्शन होगा तो कौन किसके साथ रिएक्शन कर पाएगा, कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर? नाउ next term is usage of metal. I have taught you about the physical property and chemical property of metal and non-metal. How can we judge a gas as a hydrogen gas, and how the reaction of different metal take place with the different substances. They take place according to their reactivity series. अलग अलग मेटल के साथ या कंपाउंड के साथ कैसे मेटल रिएक्शन करते हैं
वो अभी मैंने बताया, जो कि उनकी रिएक्टिविटी से इसके हिसाब से एडजस्ट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मेटल और नॉन मेटल हमारे पास हैं, वेयर डज दे आर यूज बाई अस, हमारे द्वारा उनका यूज कहाँ पे किया जाता है और कहाँ पे नहीं किया जाता है, हमको यह अब स्टडी करना है। या आई थिंक चैप्टर का लास्ट टर्म से चल रहे हैं, इसके बाद चैप्टर क्या देंगे, फिनिश हो जाएंगे। यूजेज ऑफ मेटल में पढ़ा दिया ये आयरन। So iron is used in making machinery, automobiles, cooking utensils, pipes, rails, industry gadget and containers, sanitary fitting and pipes, etc. आयरन जो है उसके अंदर क्वालिटी ये होता है कि वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। इस कारण से क्या है, जल्दी वो क्या होता है, टूटता नहीं है। तो जितने भी हैवी चीजें बनती हैं सब किसके बनती हैं, आयरन से बनती है। जैसे आयरन से क्या बनता है हमारा, मशीनरी, जितने भी मशीन बनती है सब उसी से बनती है। ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां बनती है उसी से बनती हैं। कुकिंग यूटेंसिल जो खाने बनाने के लिए बर्तन होते हैं वो उसी से बनते हैं, लेकिन वो स्टेनलेस स्टील का होता है। मतलब जब हम आयरन के साथ, ठीक है, कार्बन और बाकी सब चीजें मिलाते हैं तो उससे जो कंपाउंड मिक्सर तैयार होता है उसको एलॉय बोलते हैं। एलॉय द मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेटल जो कुछ कंडीशन में सही होता है और कुछ कंडीशन में खराब होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन का, तो आयरन स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, वह हैवी भी होता है और स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा टेक्सटाइल होता है, मतलब ज़्यादा उस पर लोड दोगे तो बर्दाश्त कर लेगा, सह लेगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी एक ही होती है, वो ये होती है कि वो रस्ट, उस पर जंग बहुत तेज लगता है। मतलब थोड़ा भी हवा में छूट गया, ऐसे बरसात हो गई तो उस पर तुरंत जंग पकड़ लेगा और वह जंग बहुत तेजी से उसको डिस्ट्रॉय करता है, खराब करता है, खाता है, खत्म करता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जंग वाली जो उसकी क्वालिटी है उसको रोकने के लिए हम उसके साथ किसी और भी मेटल को या नॉन मेटल को मिला देते हैं जो उसको जंग लगने से रोकते हैं, ठीक है। तो स्टील बनता है, जब हम आयरन के साथ कार्बन वगैरह मिलाते हैं तो उससे स्टील बनता है। क्या बनता है, स्टील बनता है। स्टील और आयरन दोनों कलर सेम ही आता है। जैसे रेलवे की पटरी जो होती है, ठीक है, वो स्टील होती है, लेकिन फिर भी देखने में लगता है आयरन ही है। वो पटरी कितना दिन पड़ी रहेगी, वो खराब नहीं होगी। या जितने भी ब्रिज बनते हैं आप लोग देखोगे, देखने में लगता है कि पेंट वगैरह नहीं उस पर किया गया है, फिर भी वो जंग नहीं खाता है। क्यों, क्योंकि वो स्टील का बना होता है। स्टील के अंदर क्वालिटी होता है कि वो जंग नहीं खाएगा, क्योंकि आयरन की जो क्वालिटी थी जंग खाने वाली उसको रिमूव कर लिया गया है। अब उसको हम एलॉय बना दिए। स्टील एक एलॉय है, इसमें दो से अधिक चीजें क्या थी, मिलकर बनी होती हैं। तो जो क्या नाम है, आयरन है, उससे ऑटोमोबाइल्स वगैरह सब बनती हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन भी बनते हैं उसी से, ठीक है। आफ्टर दैट पाइप, रेल, इंडस्ट्रियल गैजेट, मतलब जितने भी बड़े सामान होते हैं, जितने भी हमारे चारों तरफ चीजें हैं वो मोस्टली किसकी बनी है, आयरन की बनी है। सेकेंड वन, गोल्ड एंड सिल्वर बीइंग प्रीशियस फाइंड देयर यूज इन ज्वेलरी। गोल्ड और सिल्वर महंगे होते हैं क्योंकि हम उसका यूज ज्वेलरी में करते हैं। किस में करते हैं, ज्वेलरी में बनाने में करते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर लस्टर, चमक लंबे समय तक होती है, इसीलिए हम उसका यूज करते हैं। अगर लोहे के अंदर भी चमक लंबे समय तक रहता तो हम उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर में क्वालिटी ये होती है कि अगर उनको हथौड़े से पीटोगे तो टूटेंगे जल्दी नहीं, बल्कि फैलते जाएंगे। तो उन पे डिजाइन बनाना आसान होता है। गोल्ड का देखोगे गहने बनते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक डिजाइन कर दी जाती है और टूटता नहीं, वैसे ही बना रहता है। तो लोहे को उतना पतला करना चाहोगे तो टूट के सब अलग अलग हो जाएगा। कॉपर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल। कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, लेकिन है सबसे ज्यादा सिल्वर। सिल्वर बहुत महंगा है। अगर मैं चांदी का लगाऊंगा घर में वायर तो मैं मतलब गया खंभे पर लटका कर भी घर चलाया, तब तो जब तो लाइट आएगी उससे पहले तार काट के लोग लेकर चले जाएंगे, क्योंकि सिल्वर महंगा आता है, ठीक है। और ये बात सही है कि सिल्वर में सबसे अच्छी लाइट फ्लो करती है, बहुत तेजी से फ्लो करती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करती है, फिर भी वो महंगे हैं। और हमारे लेवल के हिसाब से जो सबसे सही पड़ता है वो क्या है, कॉपर। कॉपर भी इसमें महंगा आता है। कॉपर की वायर लेने जाओगे तो बाकी सब वायर की तुलना में दुगुना तीन गुना दाम मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, कॉपर एक एफोर्डेबल प्राइस होता है, एक ऐसे प्राइस होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं उतने प्राइस में लाकर। लेकिन सिल्वर का चाहे तो नहीं। तो सिल्वर एक क्या है, सॉरी कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर के बाद दूसरा नंबर यही लगता है। आफ्टर दैट एल्युमिनियम इज यूज फॉर पैकिंग एंड सेवरल अदर एप्लीकेशंस। जो एल्युमिनियम होता है उसको पीटने से वो पतले से सीट में, जिसको फाइल बोलते हैं, पन्नी बोलते हैं, उसमें बदल सकता है। और मैंने बताया था कि होटल वगैरह से अगर खाना पैक कराते हो तो उसके ऊपर कुछ कवरिंग नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, वो इस एल्युमिनियम फाइल लगा कर पैक कर देता है। या आप देखोगे जो क्या नाम है, ट्रेन वगैरह में जो खाना ऑर्डर करते हैं तो वैसे ही देते हैं, ऊपर से पैकिंग किया रहता है उसका। दूसरी बात है
कि एल्युमिनियम के अंदर क्वालिटी ये होता है कि वो हल्का होता है, पहले पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट गो फॉर टियर वियर इजीली, ये जल्दी टूटता फटता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी टूट फूट नहीं जाएगा, होगा, लेकिन हल्का होता है, इसलिए इसका यूज क्या करते हैं हम एरोप्लेन बनाने में। एरोप्लेन बनाने में, शिप की बॉडी बनाने में हम सीधा एल्युमिनियम यूज नहीं करते क्योंकि एल्युमिनियम थोड़ा सा कमजोर होता है, ठीक है, इसलिए उसको मिक्सिंग कर देते हैं दूसरे वाले मेटलों के साथ और ड्यूरेलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ड्यूरेलियम। और जो ड्यूरेलियम है वो हल्का होता है, मजबूत होता है, साथ साथ हल्का भी होता है। एल्युमिनियम की तुलना में वो उतना ही हल्का होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होता है, जिससे ये होता है कि एरोप्लेन हल्की रहे, क्योंकि उसको हवा में उड़ना है। अगर वो भारी रहेगी तो एयर में लिफ्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी प्लेन जब बनती है तो उसके वेट के हिसाब से इंजन सेटअप किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि छोटी जहाज है तो 4 इंजन लगा दो, बड़ी जहाज 2 इंजन लगा दो। अब इंजन उतना ही लगते हैं जितना उसको वेट रहता है। अगर भारी जहाज है तो ज़्यादा इंजन लगेंगे और ज़्यादा थ्रस्ट के साथ जाना चाहिए। तो इसका ये हुआ कि अगर इंजन भारी लगाने की जगह लगाएं सही है, लेकिन अगर प्लेन ही बहुत भारी रहे, लोहे का बना हुआ, तो सिंपल सी बात, तो जल्दी क्या हो जाएंगे, ठीक है, वो जल्दी इतना वायरल ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाएंगे तो ऊंचाई उड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए उनकी बॉडी जो है हल्की बनाई जाती है। हल्की बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? एल्युमिनियम का। आफ्टर दैट सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिव स्वीट। जो मिठाई छेना बर्फी होता है उसके ऊपर देखोगे ऊपर लगा होता है व्हाइट कलर में, ठीक है, बर्ग या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में। वह एक्चुअली सिल्वर का भी होता है, गोल्ड का भी होता है और एल्युमिनियम के होते हैं। जो सस्ती मिठाइयाँ आती हैं जैसे मार्केट में हम लोग के लोकल में, तो उस पर एल्युमिनियम को लगाते हैं। महंगी लोगे तो उस पर सिल्वर लगाते हैं, और महंगे लोगे तो गोल्ड लगा रहेगा। वह ऐसा रहता है, उसको खा सकते कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर देखोगे कि बर्फी वगैरह पे वो चिपक गई रहती है, ठीक है, उसको खा लो तो बर्फी आदमी खोल के चली जाएगी बाहर। फिर मरकरी यूज इन CFL थर्मामीटर। मरकरी जो है क्या है? मेटल है। मरकरी एक ऐसा मेटल है कि जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मेटल, मरकरी एक मेटल होते हुए किस फॉर्म में आता है? लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। सभी कैरेक्टर इसके अंदर नहीं होते, ना तो सॉलिड होता है ना कुछ होता है, लेकिन इसमें एक ही कैरेक्टर होता है कि ये हीट पानी पर एक्सपेंड करता है और अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए इसको मेटल में रखें, वरना नॉन मेटल के अंदर होता है अगर ये प्रॉपर्टी नहीं रहती तो। उसके बाद क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम एक महंगा होता है, जिस दांत वगैरह जो भरना होता है, इसको कहते हैं ना सिल्वर चांदी भरी गई, ये गोल्ड भरा गया है प्लेटिनम। वो दांत जब खराब हो जाते हैं और दांत को खाने की कंडीशन में हो, उसमें क्या फिट कर देते हैं ताकि दांत सही रहे। अब क्या है? यूजेज ऑफ नॉन मेटल। मेटल जितना इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। जो मेटल है वो तो छोटे बड़े लेवल पे काम आता है, लेकिन जो नॉन मेटल तो छोटे लेवल पे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पहला ये होता है कि जितने भी इस नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये 2 नॉन मेटल हैं और इनका ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनका ये जो करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में, जो खाद बनता है उसमें यूरिया डाई पोटाश जो बनता है उसमें यूज करते हैं। आप लोग देखोगे कि यूरिया पर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, क्योंकि प्लांट को ग्रो होने के लिए 46% नाइट्रोजन की बॉडी के हिसाब से चाहिए। दूसरा होता है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, इट हेल्प इन द कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल को जलने में सहायता करता है। साथ ही साथ इट हेल्प इन द रिस्पिरेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के रिस्पिरेशन में क्या करता है? सहायता करता है। रिस्पिरेशन में ये होता है कि हम अपने अंदर ऑक्सीजन ले जाते हैं और उसके हेल्प से उसको बर्न करके उससे हम क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो फ्यूल को जलाने में काम आता है, साथ ही साथ उससे हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी में रिस्पिरेशन कराते हैं और उससे एनर्जी गेन करते हैं। नेक्स्ट वन, क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर ए डिसइंफेक्टेंट, मीन्स इट हैज द क्वालिटी टू किलिंग ऑफ जर्म्स। जो क्लोरीन होता है वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है, मतलब क्लोरीन जो है वो जर्म्स को मारने में काम आता है। जितने भी आर ओ वाटर आते हैं मार्केटों में 20 रुपया का जो बॉटल देते हैं 20 लीटर का और 20 लीटर का, वो सब में क्लोरीन मिलाया गया रहता है। क्लोरीन के अंदर क्वालिटी ये होता है कि जो भी जर्म्स प्रेजेंट रहेगा वाटर के अंदर उसको क्या कर देगा? मार देगा। आफ्टर दैट sulfur is used for the preparation of sulfuric acid, which is used for different purpose, just in the batteries, okay, and in the formation of explosive. जो सल्फर है वो उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है वो बनाता है। और वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? जो इन्वर्टर की बैटरी आती है उसमें तेजाब करते हैं ना, उस काम में भी आता है। साथ साथ उससे एक्सप्लोसिव पटाखे या बम बनाने में काम आता है। और लास्ट दे रखा है
कि जो न्यूट्रेंट हैं वो जनरली किससे बने थे, नॉन मेटल से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जितने भी हैं सब कुछ इससे बने होते हैं। ये इतना हमने पढ़ा दिया। लास्ट टॉपिक बचता है कोरोजन, एंड दैट पार्टिकुलर टॉपिक आई विल टेक इन द नेक्स्ट video. If you have any type of doubt regarding to this chapter, you may ask in the WhatsApp group or in the YouTube channel comment box. Okay, thank you.